अब आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है R बराबर L बाई K। नो डाउट। नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई L का मूल्य K A बेटा L का मूल्य L से कट गया। अब आ गया इसलिए संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणक तो बोलो K1 प्लस K2 अब क्या हो गया बेटा? अब चलो एरिया, ये ज्वाइंट एरिया है ना? तो देखो अब ये एरिया हाई देख रहे हो, पहले का क्षेत्र है, ये दूसरे का क्षेत्र। तो अब बोलो मिल गया ना? अब टोटल बताओ क्या कहलाएगा? A1 प्लस A2 बराबर टोटल एरिया। टोटल एरिया जैसा कि परसों के लेक्चर में मैंने मकान कैसे जोड़ा था, तो आप देखो कि 5 इंची की दीवार हम लोग आजकल जोड़ रहे हैं, देख रहे हो उसमें सीरीज है, लेकिन पहले 10 इंची 15 इंची की दीवार बनती है। अब उसमें हमने बताओ एरिया लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए देखना 5 इंची का मकान बना हुआ है, बड़ा जल्दी गर्मी में गर्म हो जाता है, इसलिए लोग 10 इंची का भी मकान बनाते हैं। लेकिन अभी चूंकि ईटा महंगा हो गया, इसलिए अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब 5 इंची का ईटा से घेरवा करके अब उसके ऊपर समझ रहे, और अब उस पर वॉल पेपर लग रहा है। अब ये पेंट वाला खत्म हो गया, वॉल पेपर। और अब बताओ अब वो कमरा गर्म नहीं होगा, यानी कि अब वो कमरा, क्योंकि थर्माकोल की कंडक्टिविटी अलग है ईटा की, और उसके ऊपर वाल पेपर और सीरीज हो गया कि नहीं? जैसे कल इनको बुला के दिखा दे, सीरीज हो गया। अब ये मकान बनता है, लेकिन इस मकान में एक दोष है, ये मकान आग बड़ी तेज पकड़ता है, समझ रहे हैं? ईटा में आग लेट में लगता है, लेकिन थर्माकोल पकड़ता है, इसीलिए ये मकान बन तो रहा है, लेकिन इस मकान में आग लगने की घटना बहुत ज़्यादा है। और आपको इस समय बढ़िया एग्जाम्पल दिख जाएगा, आप सुने होंगे अमेरिका में आज 8 दिन से आग लगी हुई है, पूरा लॉस एंजल्स जल के खत्म हो गया। अब तक $2.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, और वो लॉस एंजल्स का एरिया अमेरिका के प्रतिष्ठित लोगों का वो पूरा एरिया है, और सबका स्वागत। तो इसीलिए बेटा हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, तो हम वीक भी होते चले जा रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना जब से आया है, तब से आपको कोरोना पकड़ा या नहीं पकड़ा, लेकिन सबकी इम्यूनिटी घटी है। अब आपको कोई भी जुकाम बुखार खांसी कुछ भी हो, 1 दिन में ठीक नहीं होगा। पहले वो 2 दिन में ठीक होती थी, अब सीधे 8 दिन 10 दिन लग रहा है, क्योंकि कोरोना ने सब पर असर डाला है। तो इसीलिए, और जैसे जैसे इंसान नेचुरल भोजन छोड़कर अननेचुरल भोजन खा रहा है, वैसे वैसे उसके, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 12 साल के बच्चों का हार्ट अटैक आ रहा है, यानी कि अभी तो वो जन्म ही लिया है, 12 साल हुआ है, अभी उसकी पूरी लाइफ बाकी है,
तब तक रोग ने आना पकड़ लिया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए बेटा आपको भी अपने भोजन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नेचुरल भोजन ज़्यादा करिए, अननेचुरल से बचिए। जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं है, प्रकृति के द्वारा का मतलब खाली प्लांट प्रोडक्ट की बात हो रही है, और एनिमल प्रोडक्ट भी खाना खतरा हो गया है। इसलिए प्लांट के द्वारा दिया हुए प्रोडक्ट को भोजन में रखेंगे तो आप जो भी जिएंगे स्वस्थ होकर जिएंगे और बेहतर जी पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बोलो हमारा बेटा के बराबर आ गया A1 प्लस A2 बाई A1 प्लस A2। बोलो आगे उसमें चलेगा। आइए पेश। इफ एरिया ऑफ बोथ कंडक्टर आर इक्वल, आगे बड़ी कंडक्टर पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल आपस में बराबर। अब हिंदी वाला भाषा छोड़ दीजिए, अब आप गणित में कुल पढ़ाई करना, क्योंकि अब आपको ऊपर की ओर बड़ा बड़ा काम करना है तो हिंदी छोड़ना पड़ेगा, कुल गणित में लाना पड़ेगा। इसका हिंदी अर्थ आ गया कि जब दोनों एक और दो माने दोनों चालकों के क्षेत्रफल आपस में बराबर, यानी ये भी ए है ये भी है। तो A बराबर A1 A प्लस A2 A प्लस A। नो सर। बोलिए A कॉमन हो गया। A1 प्लस A2 बटा 2 A बराबर A1 प्लस A2 बटा 2। समांतर माध्य आ गया। कल तीनों माध्य का हमने थ्योरी वहाँ लिखा है। आपने अगर देख लिया तो समझ लिए समांतर माध्य, यानी कि जब हम गुटकों को समांतर करके जोड़ेंगे तो उसका संयुक्त ऊष्माचालक का गुणा उसके समांतर माध्य के बराबर। श्रेणी में जोड़े थे तो टू K1 K2 बाई K1 सही। अब आप लोग हेडिंग डालिए अवशोषण, परावर्तन एवं पारगमन। अवशोषण, परावर्तन एवं पारगमन। Absorption, reflection and transduction। या इसी को रिफ्रैक्शन भी कहा जा सकेगा। ये भी टर्म यूज करते हैं क्योंकि कभी पेपर में ऐसे घुमा दिया पर बोलते थे कि वही बात है। यस सर। अभी हमने पिछले दिनों के लेक्चर में आपको बताया कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण चालन कहलाता है। और यह तीन तरीके से होता है, चालन विधि से, समान विधि से। तो आपको पता ही है कि चालन से ठोस में होता है
ऊर्जाओं में समान और कैसे और हमने आपको बताया था कि सूर्य ये हमारे पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण का एकमात्र स्रोत है और सूर्य से ये विकिरण विधि से ही चलकर हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। और हम आपको विकिरण की परिभाषा बता चुके हैं। So we have studied that the radiation which are coming out from the sun are falling the surface of earth by the radiation. Radiation यानी विकिरण। एक बार हिंदी बोल रहे हो इंग्लिश बोल रहे हो? आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा याद रहेगा। तो विकिरण के द्वारा बेटा ये विकिरण ऊर्जा यहाँ से चलकर पृथ्वी की सतह तक आ रही है। और यह विकिरित ऊर्जा के बारे में पुनः एक बार थोड़ा ब्रॉड में ना देंगे। आप जानते हो कि सूर्य से आने वाला यह विकिरण तरंग के रूप में चलकर आता है। और ये तरंग है तो तरंग है तो इनका तरंग दैर्ध्य भी होगा। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा आपने फंडामेंटल में सीख रखी है। एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी वेवलेंथ कहते हैं। तो बेटा जो सूर्य से ये विकिरण चल के आ रहा है, ध्यान से सुन लो क्योंकि अभी मैं डिटेल कर रहा हूँ। आगे अभी इसी चैप्टर में भी जरूरत है और 12 में तो हर जगह जरूरत है। तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो सूर्य से ये जो विकिरित ऊर्जा विकिरण विधि से चलकर आ रहा है, तुमको पता है कि हमारी पृथ्वी से कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा का क्षेत्र है। मैं थोड़ा और डिटेल करता हूँ। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक यानी जो आसमान को मैं दिखाई दे सकता है, वहां से लेके यहाँ तक के पूरे क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। मैं डिटेल कर दे रहा हूँ। अब ये जो 5 जोन में बांटा गया है उसमें सबसे नीचे वाला जो जोन है वह एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर जहाँ खत्म होता है उस बाउंड्री लाइन को स्ट्रेटोपाज लेयर कहा जाता है। और आपको पता होगा इसी स्ट्रेटोपाज लेयर पर ओजोन जमा है। ओजोन गैस नेचर में यही जमा है। अब ओजोन लेयर के ऊपर का जो क्षेत्र है वह स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर का जो क्षेत्र है वह मीजोस्फीयर कहलाता है। उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वह स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वह ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। यानी अंतरिक्ष में जो तारे नक्षत्र पिंड आदि दिख रही हैं वो यहाँ है ट्रोपोस्फीयर। और हम यहाँ हैं। यहाँ हम तो क्या है, हमारे ही चारों ओर खाली हवा है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर हवा क्यों है और चंद्रमा पर हवा क्यों नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको याद। तो देखिए यहाँ तो अब आप इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल करने जा रहा हूँ।
और इसको डिटेल कर रहा हूँ इस जोन को। पहले ये 5 जोन क्लियर हो गया। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक 5 जोन में बटा हुआ है। ट्रोपोस्फीयर, अब मैं इस एटमॉस्फेयर को जा रहा हूँ खोजने। देखिए पृथ्वी से लेकर एटमॉस्फेयर जिसको आप बोल रहे हो, पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर के परिधि में, यानी पृथ्वी से कहां तक 100 किलोमीटर, जैसे अगर ये अर्थ है तो 100 किलोमीटर के एरिया में एयर रखना है। परंतु यह एयर 6 से 13 किलोमीटर एरिया के जोन में, इसमें ऑक्सीजन काफी सघन रहती है, डेंस रहती है। और अब हम इसके ऊपर जैसे जैसे चले जाते हैं, यानी कि 13 से लेकर 100, अब याद रखिएगा हवाई जहाज आपको उस दिन बादल, अब आपको पता है बादल 6 से 7 किलोमीटर, और उसी दिन बताए थे कि हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, 13 किलोमीटर तक के अंदर में उड़ता है। समझ में आ गया? अब इसके ऊपर में एयर की डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए इस क्षेत्र में हम जाएंगे तो हमको सिलेंडर या ऑक्सीजन लेके जाना, अन्यथा हमारी सर्वाइवलिटी नहीं हो पाएगी। अब दूसरी बात समझिए, 6 किलोमीटर तक के एरिया में, 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा डेंस ऑक्सीजन होती है, और इसी एरिया में नमी भी होती है, जल व नमी। जल से ही ना नमी आएगी। तो ये देखिए यही 6 से 7 किलोमीटर पर बादल है, तो बादल के कारण पृथ्वी की सतह तक नमी बनी रहेगी। एक ध्यान से सुन ले, तो समुद्र के तल से सी लेवल से ही ऊंचाई नापी जाती है। चंदौली स्टेशन पे जाओगे तो लिखा होगा 176.2 किलोमीटर 2 मीटर की ऊंचाई पे, चंदौली स्टेशन पे जाके देखो। तो किसी भी सतह की ऊंचाई, ये वेक्टर पढ़ा रहे थे तभी बता दिए कि कैसे सब दिशा तय होती है। तो समुद्र तल से कोई भी वस्तु ऊपर है तो उसका जो लेवल है वो सी लेवल से नापा जाता है। तो सी लेवल से 6 से 7 किलोमीटर ऊपर तक जल और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रहती है, और सी लेवल से 8 किलोमीटर नीचे, यानी हम सागर के अंदर की बात कर रहे हैं। वैसे तो तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा गहरा प्रशांत महासागर है, और वह 11 किलोमीटर डेप्थ में है। 11 किलोमीटर कह रहा हूँ, परंतु हम अभी जो डाटा दे रहे हैं उस पर ध्यान दो। 6 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे, कुल 14 किलोमीटर में ही जीवन संभव है। समझ में? इसीलिए इस एरिया को जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। यानी तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो, बायोस्फीयर इसी एटमॉस्फेयर में है। खाली इतना एरिया, कितना एरिया बताओ? 14 किलोमीटर। इतनी एरिया में बायोस्फीयर, बस इतने में जीव हैं। यानी जीव आपको जमीन सतह से 6 किलोमीटर ऊपर तक और समुद्र के अंदर 8 किलोमीटर नीचे, बस इतने में जीव हैं, इसके अलावा कहीं जीव नहीं है। इसका मतलब प्रशांत महासागर में 9, 10, 11 किलोमीटर पूरा खाली है, इसमें कोई जीव जंतु नहीं है। समझ आ गई? अब जब 99 से 100 किलोमीटर के रेंज में आप जाओगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और जहाँ खत्म होती है वहीं से ओजोन का परत चालू हो जाता है। और ये ओजोन की परत हमारे लिए सुरक्षा छतरी है, क्योंकि यह
वायुमंडल से सूर्य से जो आने वाले विकिरण है जिसके लिए बताना शुरू किया उसमें से अल्ट्रावायलेट जोन की रेज को वह रिटर्न कर देता है। और अगर वो आता तो न हम यहाँ रहते ना आता। यानी आप समझ गए कि वो खतरनाक रेज है। तो उसी से ये ओजोन हमारी सुरक्षा करता है। यानी हमारी सुरक्षा छतरी है। अब क्लियर हो गया? अब आइए वापस, अब ये मिटाना। इसीलिए मैंने ताकि पहले पूरा डिटेल ले ली है, फिर आपको आगे चाहिए। अब आप देखो, अब जो ये विकिरण चल के आ रहा है, इनमें जिन किरणों का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से सूर्य से जो उत्सर्जित हो रहा विकिरण है, उन विकिरण में जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है, इन किरणों को हमारी रेटिना देख लेती है। यानी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अर्थात ये रेज हमारी रेटिना पर गिर के चमक पैदा करती है। यानी हम आपको जो देख रहे हैं और आप हमें जो देख रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतने वेव वाली वेवलेंथ को देख सकते हैं। यानी कि इसे हम अपने नेत्र द्वारा देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं दृश्य प्रकाश, यानी विजिबल लाइट। हरा बेटे क्या बोलेंगे बताओ? और इतने के प्रति हमारा नेत्र केवल संवेदनशील है। इससे कम नहीं देख सकती, और उससे ज्यादा जब दिखाने की कोशिश करोगे तो देखना पूपी, जिसे तारा कहते हो, आंख पड़े हो गए 9-10 तो सिकुड़ जाएगी और पलक को गिराएगी, और जबरी कर दोगे तो रेटिना जल जाएगी, वो आदमी अंधा हो जाएगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय में मना किया जाता है सूर्य को नंगी आंख से देखने के लिए, अदरवाइज ब्लाइंड हो जाओगे, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा आ रहा है इस समय। है समझ में? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली रेज ही हमारा नेत्र देखता है, क्योंकि ये रेज हमारे रेटिना पर स्पंदन पैदा करती हैं, प्रदीप्ति पैदा करती हैं, अर्थात हमको एहसास करा देती है, दिखा देती है। क्लियर हो गया? अब अगर इनको तुम चाहो तो 2 पैमाने में याद कर सकते हो। तुम सभी बच्चे जानते हो 3900 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में टर्न करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -8। ठीक है? अब बोलो, इसको हम लिख सकते हैं 3.9 × 10 पे घात -7। तो 3.9 से लेकर 7.8 × 10 पे घात इतनी कोई बतिया बोल रहे हैं। जो एंगस्ट्रॉम में बोल रहा है उसे मीटर में बोल रहे हैं। तो बेटा इतने तरंग दैर्ध्य को हम देख सकते हैं। और अब नैनोमीटर में भी टर्न कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में कई तरह से सवाल रहती है। तो बोलो, अगर मैं इसको लिखूं 390, तो बोलो ये 10 पे घात 9 मीटर हो जाएगा। तो एक जानते हो 1 मीटर में, अरे 1 नैनोमीटर में 10 पे घात 9 मीटर होता है। तो ये हटा दे
तो बोलो इसे 390 नैनोमीटर कह सकते हैं। Yes, और इसको बोलो 780 नैनोमीटर कह सकते हैं। तो हमने एक ही डाटा को 3 पैमाने में बता दिया। Yes, sir. अंगस्ट्राम में बोलोगे तो इतना, मीटर में बोलोगे तो इतना, और नैनोमीटर में बोलोगे तो इतना। इतनी तरंगों को हमारा नेत्र देख सकता है। Yes, sir. अब आते हैं इससे कम और ज्यादा। अगर तरंग का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम है, Yes, sir. आया बेटा? Yes, sir. तो उस तरंग को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। क्या बोलते हैं? Ultraviolet rays. पराबैंगनी किरणें। हिंदी ऊपर लिखा है, पराबैंगनी किरणें। और इन किरणों को हमारा नेत्र नहीं देख सकता। और ये खतरनाक है, इसलिए इन्हीं किरणों को ये अभी जो यहाँ वो जो दिखा रहे थे उससे ये टकरा के वापस चले। वो पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। Yes, sir. इसलिए उन किरणों को कॉस्मोजोइक रेज, अंतरिक्ष की किरणें कहते हैं, Yes, sir. जिसमें होती हैं अल्ट्रावायलेट, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो रेज आपसे ये सब इसी के अंदर आती हैं, जिन्हें कॉस्मोजोइक रेज, अंतरिक्ष की किरणें कहा जाता है। Yes, sir. तो वो खतरनाक हैं, ये आपके लिए या किसी जीवधारी के लिए उपयुक्त नहीं। आगे यहाँ तक? Yes, sir. अब आते हैं इससे ज्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं, उन किरणों को हम थर्मल रेडिएशन रेज कहते हैं। हिंदी में उसे, अंग्रेजी में पहले बता दें, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं और रक्त किरणें। कौन सी किरणें? और उन्हें बोला जाता है इंफ्रारेड रेज। आ गया? Yes, sir. और ये जो किरणें हैं ना बेटा, ये किरणों को हम त्वचा से महसूस करते हैं। Yes, sir. यानी कि यही आपको हीट देती है। Yes, sir. जैसे अभी आप धूप में जाओगे, बैठोगे, तो अब आपका शरीर धीरे धीरे किसकी वजह से? इंफ्रारेड रेज की वजह से। Yes, sir. इसीलिए इनके ऊष्मीय गुण को देखते हुए इन्हीं को हम ऊष्मीय किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय किरणें। थर्मल रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरण। यहाँ लिखना है थर्मल रेडिएशन यानी ऊष्मीय विकिरण। आ गया? Yes, sir. इसीलिए आजकल जाड़े में आप धूप में बैठते हो तो आपका शरीर गर्म होने लगता है। Yes, sir. और गर्मी के दिन में और गर्म हो जाता है, आप पसीना छोड़ने लगते हैं। Yes, sir. तो आपका शरीर की त्वचा इसके लिए जिम्मेदार है, और त्वचा के पास केवल ये कैपेबिलिटी है कि वह इस रेज को रिसीव कर सकती है। Yes, sir. और जब इसको वह रिसीव करती है तब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यानी जो आप कहते हैं धूप लग रहा है, गर्म हो रहा है, वो उसके लिए कौन सी किरण जिम्मेदार है? अर्थात ऊष्मीय आ गया यहाँ तक? Yes, sir. इसका मतलब कि लकड़ी, कोयला, गोईठा जो जलाते हो, Yes, तो देखा होगा लकड़ी, कोयला, गोईठा से जलाने पर आँच आती है ना? Yes, sir. यानी उसके जलाने से कौन सा रेडिएशन? Yes, sir. आ गया बेटा? Yes, sir. अब कोई दिक्कत? No, sir. अब आओ, अब हम लोग बात करें जिसके लिए हेडिंग डाले हुए हैं। Yes. पहले तीनों दिमाग में बैठ गया। Yes, sir. यानी सूर्य से एक नहीं 3 रेडिएशन आ रहा है। Yes, sir. एक आंख से देखा जा रहा है, Yes, sir. एक तो ज्यादा और एक को ओजोन रोक ले रही है, Yes, sir. जिससे हम लोग देख रहे हैं। Yes, sir. यानी वो है पराबैंगनी। Yes, sir. अब बोलिए क्या दिक्कत है? No, sir. अब आ जाओ इस पॉइंट पर जिसके लिए मैंने ये समझाया।
अब तुम लोग जैसे बता रहा हूं वैसे समझने की चेष्टा करो। इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु तुम्हें दिखाई दे रही है, पृथ्वी पर स्थित कोई भी वस्तु यानी एनी सब्सटेंस, समझ लो, मैं एक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वी पर आपकी दृष्टि से जो भी वस्तु दिख रही है, आप समझ गए, चाहे ठोस हो चाहे द्रव। जब कोई भी थर्मल रेडिएशन, अब मैं थर्मल रेडिएशन बोलूंगा तो दिमाग में आ जाएगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जब कोई भी सूर्य की ऊष्मीय विकिरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो आफ्टर फॉलिंग यानी उस वस्तु पर पड़ने के बाद इन तीनों में से तीन घटनाएं होती हैं। कौन कौन तीन घटना और कैसे हो रही देखो। पहला, बताओ इस समय धूप पड़ रही है पृथ्वी पर, तीन सेट लगाए, तीन पर साइकिल खड़ा किए हो, साइकिल में तुम बैठ जाओ, तुम बताओ गिरते ही वह वस्तु उस ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो हमने बताया था जब गेन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ले आ गया, तुम्हें भी टेम्परेचर भी गर्म लगने लग गया और जाके साइकिल की सीट छुओ, हैंडल छुओ, अब वो धीरे धीरे तो वो गर्म क्यों हो रही है बताओ? लेकिन वह वस्तु अगर 100 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो टोटल की टोटल वह एब्जॉर्ब नहीं, उसमें से कुछ भाग वो वापस कर देती है। अब ये प्रैक्टिकली करके बताएंगे। जैसे ये विकिरण आके यहाँ गिरा, देख रहे हो? अब इसने जितना इसको लेना था वो ले लिया, जो नहीं ले पाया उसको ये रिटर्न कर दिया। ध्यान से सुनते रहना क्योंकि इस पर कई कार्ड अभी डील होने वाले हैं। वापस कर दिया तो जिसको वह वापस कर दिया वो परावर्तित विकिरण हो गया। लेकिन कुछ तल ऐसे भी हैं जो इस ऊष्मा को लेकर अपने भीतर की ओर ट्रांसफर करते हैं। जैसे तुम लोग देखना, गर्मी के दिन में छत पे प्रकाश गिर रहा है और दिन भर वह एब्जॉर्ब कर रहा है, और शाम होने के बाद देखना अब वही गर्मी इस छत से तुम्हारे कमरे में आने लगेगी, और रात्रि में कमरे में जाओ तो आंच लगेगी। क्यों? क्योंकि अब इस छत से ऊष्मा धीरे धीरे गर्म होते होते एक बार आ गई। इसीलिए आप गर्मी के दिन में आंच लगे तो क्या करते? खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद कर दो, बड़ी और आंच आ रही है, यानी वो कौन सी घटना अगले बस तो बोलो ये तीनों घटना आज थोड़ो नहीं, पहले से हो रही है। ये 9 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, यहाँ भी आ गया, दोबारा पढ़ा दिया। तो इससे पता चला कि वस्तु पर अगर सूर्य का थर्मल रेडिएशन आ रहा है तो उसमें कुल कितनी घटनाएं संभव हैं? 3। क्लियर है? अवशोषण क्या है, पारगमन क्या है? कि जब कोई विकिरण पृष्ठ पर पड़ता है तो वह उस विकिरण को पाकर उस वस्तु का अगर ताप बढ़ने लगता है तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। और उस तल से टकरा कर जो और तल से होता हुआ जो अंदर की ओर जाता है वो पारगमन। इसका मतलब आप समझ गए कि आप धूप में बैठते हो और आपको धूप अच्छी लगती है या शरीर गर्म हो लग रहा है तो वो किसकी वजह से? अवशोषण। अब ठीक है? अब कोई प्रॉब्लम?
तीनों घटना कंफर्म हो गया Yes, और ऐसा गुण हर वस्तु में है। ठीक है Yes, मेंशन कर। अभी कांग्रेचुलेशन लो। When the thermal radiation are falling at any surfaces, so then three kind of the incident can happen. If the temperature raises of the substance, so it is because of absorption. If the rays are just returned back, so this incident is called reflection. And if the thermal energy is transferred from one surface to another surface, so this one is called translation. Yes, आया बेटे? Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. जब किसी